डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन पेपर आपके जनवरी में होने वाले एग्जाम, जनवरी मीन्स 2022 शुरू हो गया जो इसमें जो आपका एग्जाम होने वाला है अप्लाइड मैथ्स 1 का, इसके लिए ये क्वेश्चन पेपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसका सेक्शन ए हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, इसमें आई बटन और डिस्क्रिप्शन लिंक होगा। सेकंड लेक्चर में हम इसका सेक्शन बी करवाएंगे और सेक्शन बी में स्टूडेंट 6 मार्क्स और 10 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनको अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आप 33 से ऊपर पासिंग मार्क्स से वो काफी ऊपर चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इसका है फाइंड द मिडिल टर्म। देखो 12 क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 13 है सेक्शन बी, ये है फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ a अपॉन x प्लस x अपॉन a की होल पावर 10। मतलब कि a अपॉन x प्लस x अपॉन a की होल पावर 10 के प्रसार में मध्य पद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मध्य पद ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, इसका मध्य पद ज्ञात करना है, मिडिल टर्म ज्ञात करना है, a अपॉन x प्लस x अपॉन a की होल पावर 10। इसका मध्य पद कैसे ज्ञात करेंगे स्टूडेंट? इसका मध्य पद ज्ञात करने के लिए आपको देखिए, आपको सबसे पहले तो इसकी पावर देखनी है। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो भी आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन, देखो बाइनोमियल एक्सपेंशन है ये, तो इसका मतलब बाइनोमियल थ्योरम द्विपद प्रमेय से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है जी, बाइनोमियल एक्सपेंशन में जो पावर होती है बाइनोमियल जो ए अपॉन एक्स प्लस एक्स अपॉन ए की होल पावर 10 है ना, इसकी पावर देखो। सबसे पहले जब भी मिडिल टर्म निकालना हो तो सबसे पहले पावर देखो, क्या है पावर? पावर है जी 10। तो जब जितनी पावर होती है उस इसमें पदों की संख्या, अगर इसको खोलते हैं तो पदों की संख्या एक ज्यादा होती है। अगर 10 है तो पदों की संख्या इसमें कितनी होगी? 11 पदों की संख्या होगी। और 11 मतलब, और फिर 11 पद अगर होंगे, इसको खोलने पे 11 पद अगर होंगे तो बीच का पद कौन सा होगा? मिडिल टर्म कौन सा होगा? पांचवा, छठा, सातवां कौन सा होगा? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 पद होंगे। अब देखो 1 2 3 1 2 3 4 5, हाँ ये तो 5 इधर हो गए। इधर से आओ 1 2 3 4 5 इधर हो गए, 5 इधर 5 इधर, बीच में कौन सा पद है? छठवां पद। इधर से काउंट करेंगे तो ये सिक्स टर्म है। छठवां पद मिडिल टर्म हो गया जी। तो इसका मतलब कि ये है कि मिडिल टर्म जब इसका निकालना है तो मिडिल टर्म का मतलब छठवां पद निकालना है। क्या निकालना है? छठवां पद, T6 निकालना है, T6 निकालना है। सब इतना समझ में आएगा। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मिडिल टर्म जो निकालना है वो कौन सा पद है, तो वो छठवां पद है, मीन्स T6 आपको निकालना है। एक तरीका ये है इसमें। हाँ, दूसरा तरीका ये है कि जब पावर, देखो एक तरीका तो ये है, लेकिन अगर पावर बड़ी है, छोटा अगर पावर छोटी है तो इससे ही करना ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन अगर पावर बड़ी है, मान लीजिए यहाँ पे 102 लिखा हुआ है, तो फिर इतने डंडे खींचने जरा संभव नहीं। 102 का मतलब 103 पद होंगे। हाँ, तो ये डंडे खींचना थोड़ा सा संभव नहीं है, इतना टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो उसके लिए क्या तरीका है कि जो पावर होती है ना n, जैसे a प्लस एक्स या x प्लस a करो, कोई भी दिक्कत नहीं, x प्लस a की पावर n। हाँ, x प्लस a की पावर n के प्रसार में मिडिल टर्म क्या होगा? तो ये डिपेंड करता है ये इवन है कि ऑड है, इवन है कि ऑड है। हाँ, अगर ये इवन है, जैसे यहाँ पे ये n 10 इवन है, सम संख्या है, तो अगर ये इवन है तो मिडिल टर्म जो होगा वो होगा आपका n/2 प्लस 1 वहां पर। बस मतलब n/2 मतलब 10, जैसे यहाँ 10/2 प्लस 1 कितना हुआ? 10/2 5 होता है, 5 और 1 6 वहां पद, या सिक्स टर्म। ठीक है जी, तो 6 यहां भी आए, यहां भी आए। अगर लंबा है तो मिडिल टर्म के फॉर्मूला ये होता है इवन नंबर के लिए n/2 प्लस 1 वहां पद। ठीक है जी, अगर यहां ऑड है तब थोड़ा सा चेंज हो जाता है, वो हम दूसरे इसमें बताएंगे, क्योंकि यहां पे फिर आपका कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। चलो थोड़ा बता देना। हाँ, अगर ऑड है तो मिडिल टर्म जो होगा ना, मिडिल टर्म, ऑड का मिडिल टर्म होता है, क्योंकि यहां पे अगर ऑड नंबर है तो पदों की संख्या इवन होगी, क्योंकि एक ज्यादा होती ना, है ना। मान लीजिए यहाँ पे 11 है तो पदों की संख्या 12 हो जाएगी। तो मिडिल टर्म n प्लस 1 अपॉन 2 वहां पद, एंड n प्लस 1/2 प्लस 1 वहां पद, तब ये हो जाता है जी। यहां पे तो सिंपल है, जब यहां पे इवन नंबर होता है तब तो सिंपल है n/2 प्लस 1 पद, 6वां पद हो गया, एक ही पद होता है।
जब यहाँ पे इवन नंबर होता है ना तो मध्य पद केवल एक ही होता है, और जब यहाँ पे ऑड नंबर होता है तो मध्य पद दो होते हैं, एक ही है और एक ही है। तो अगर आपको यहाँ पे इवन नंबर आ गया, जो भी आपके बाइनोमियल होगा उसकी पावर अगर इवन नंबर आ गई, सम संख्या आ गई, तो आप लकी हैं, क्योंकि आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। अगर ऑड आ गए तो फिर थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा आपके लिए। ओके, तो चलिए अभी हम इसकी बात करते हैं कि इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक डंडे खींच के और एक n/2 + 1वां पद मिडिल टर्म होता है, तो 6 टर्म मतलब T6 निकालना है। अब ये T6 कैसे निकाले, इंपॉर्टेंट अब यहाँ पे ये हो गया कि T6 कैसे निकाले। ठीक है जी, देखो पहले ये लिखो मिडिल टर्म इज इक्वल टू n/2 + 1 एथ टर्म इज इक्वल टू n की जगह 10 रखो, 10/2 5 और 6 टर्म मिडिल टर्म मतलब T6 हो गया आपका। T6 मिडिल टर्म हो गया जी। T6 मतलब T से डिनोट करते हैं, टर्म पद को T से डिनोट करते हैं, 6वां पद, तो T6। ठीक है, तो T6 आपको निकालना है। अब T6 कैसे निकालेंगे, जब भी कोई T6 या T4 या T5 या T10 कुछ भी निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा, मैं एक एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, जब भी हम T6 T5 T6 करके कुछ निकालते हैं तो उसमें हम पहले जनरल टर्म निकालते हैं। क्या निकालते हैं, जनरल टर्म निकालते हैं। और जनरल टर्म कैसे निकालेंगे, अब देखिए यहां पे लिखो, चूंकि जनरल टर्म ऑफ x + a⁴n इज tr+1 इज इक्वल टू होता है NCR x⁴n - r और a⁴r। ये आपको याद रखना पड़ेगा। डिटेल लेक्चर बाइनोमियल थ्योरम का हमने डिटेल लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, वहां पे आप जाके प्लेलिस्ट में जाके इन डिटेल लेक्चर को देख सकते हैं, अगर यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा तो। ओके, तो tr+1 जनरल टर्म जो भी होता है x + a⁴n के टाइप का जो भी बाइनोमियल होगा उसका जनरल टर्म tr+1 इक्वल टू tr+ मतलब r+1वां पद को हम जनरल टर्म से डिनोट करते हैं। r+1वें पद को हम जनरल टर्म से डिनोट करते हैं, वहां पे डिटेल लेक्चर में आप जाके देख सकते हैं। tr+1 इक्वल टू NCR x⁴x मतलब ये पहला वाला पद की पावर n - r और सेकंड वाले पद की पावर r। ओके, नीचे वाला। ठीक है जी, ये जनरल टर्म होता है। अब जब इसका जनरल टर्म ये है तो इसका जनरल टर्म क्या होगा, क्योंकि हमें तो इसका 6 टर्म निकालना ना, तो पहले इसका जनरल टर्म निकालना पड़ेगा। देयरफॉर जनरल टर्म ऑफ a/x + x/a⁴ 10 इज, इसका जनरल टर्म क्या होगा, तो इसका जनरल टर्म होगा जी tr+1 इज इक्वल टू NCR, तो भैया होगा ही होगा, है ना, NCR x⁴x मतलब पहला पद, यहाँ पे x की जगह पहला पद क्या है, a/x है, तो a/x⁴ दिस माइनस दिस n - r। ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे आपने अच्छे से समझ लिया तो हो सकता है आपको डिटेल लेक्चर पढ़ने की जरूरत ना पड़े। इनटू a⁴, देखो जनरल टर्म यहाँ पे a⁴r था ना, यहाँ पे सेकंड पद क्या है, a है, यहाँ पे सेकंड पद क्या है, a की जगह पे x/a, तो a की जगह पे x/a रखेंगे, x/a⁴r, r ये नीचे वाला आता है। ध्यान से देखना है, इंपॉर्टेंट है, इससे कंपैरिजन करके देख लीजिएगा। ओके, तो ये जनरल टर्म हो गया जी। अब जनरल टर्म tr+1 बराबर ये है, तो T6 बराबर क्या होगा, देयरफॉर T6 इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे tr+1 लिखा हो ना, तो T6 को हम T5+1 लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ, क्योंकि 5 और 1 6 ही होता है ना, तो 6 को हमने T5+1, क्योंकि इस फॉर्म में चाहिए हमें tr+1 चाहिए, r की जगह 5 आ गया, इज इक्वल टू, अब T6 बराबर क्या होगा, T6 ही मिडिल टर्म है, वही हमें निकालना है। T6 इज इक्वल टू T5+1 और T5+1 इक्वल टू, अब इसमें r की जगह पे 5 रखना है बस, और एज इट इज रहेगा ये। तो n, सॉरी एक मिनट ओके, सॉरी एक मिनट स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे n है ना, n की जगह पे 10 है यहाँ पे। यहाँ पे n क्या था, ये पावर में n था, यहाँ पे पावर में 10 है, तो यहाँ पे इसका जनरल टर्म निकाल रहे हैं, तो हम n की जगह पे क्या रखेंगे बच्चे, n की जगह पे 10 रखेंगे। ठीक है, देखो यही गलती होती है, और मैं इसको कट होता ना कि जो गलती होती है टीचर उसको कट करके वीडियो में करता है, मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्यों ऐसा इसलिए नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने गलती कर दी, कोई बात नहीं, लेकिन आपकी गलती नहीं होनी चाहिए एग्जाम में।
आपकी अगर गलती हो गई तो उस सुधारने की कोई चांस नहीं है, फिर 1 साल और इंतजार करना पड़ेगा, बैक लग जाएगी तो, है ना। तो इसलिए मैं वो कट नहीं करूंगा, आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे कि यहाँ पे आपको 10 रखना है जी, क्योंकि यहाँ पे n था ना पावर, तो इसलिए n रहा, और n की जगह पे जब 10 आ गया पावर तो n की जगह पे 10 रखो, जहां जहां n है। ये देखिए यहाँ पे n है तो n 2 जगह n आ गए, ठीक है जी। और x की जगह पे a/x रखो, a की जगह पे x/a रखो, बस r तो था ही भैया। अब r की जगह पे अब रिप्लेसमेंट होगा, अब tan c r की जगह tan c 5 हो जाएगा, क्योंकि r की जगह 5 आ गया ना, ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, a/x की पावर 10 माइनस r की जगह पे 5 और x/a की पावर 5, r की जगह 5 रख दो, बस यही आपका मिडिल टर्म है। इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर दीजिएगा भैया, tan c5 को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके, तो अब यहां पे देखिएगा x की 10 में से 5 के 5, हाँ, तो a की पावर 5 मतलब a/x की होल पावर 5 हो गई ना, तो a की पावर 5 और 10 की पावर 5 अलग अलग लिख सकते हैं ना, a की पावर 5 बटे x की पावर भी 5 इंटू इसमें भी x की पावर 5 अपॉन a की पावर 5, ठीक है जी। x की पावर 5 ऊपर नीचे कट जाएगा, a की पावर 5 ऊपर नीचे कट जाएगा, बचा क्या, tan c5, बस आंसर यही आपका मिडिल टर्म है। tan c5 को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि 10 को 5 पदों तक और नीचे 5 इंटू आप चाहो तो कर सकते हैं, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, 6 7 8 9 10, कितने पद हो गए, 10 से एक एक कम करके जब tan c5 को खोलते हैं, इसको अगर ये भी आपको खोलना नहीं आता है तो डिटेल लेक्चर आप देख सकते हैं भैया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की, ठीक है जी। तो क्योंकि हम यहाँ पे एक एक चीज बहुत बताने की कोशिश करें, लेकिन इतना भी नहीं बता सकते हैं कि अब इसको खोलना भी बता दें। हाँ, वहां पे बता रखा है tan c5 को खोलते 10 से 5 पदों तक खोल दिया, उसके बाद नीचे 5 से शुरू करते हैं 1 तक, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ओके। तो 5 दूना 10 कट गया, 4 दूना 8 कट गया, 3 तिया 9 कट गया, नीचे से सारे कट गए, ऊपर क्या बचा, 3 दूना 6 और 6 छके 36 गुणा 7 और 7 का गुणा कर दीजिए, ये है ना, कोई दिक्कत, हाँ कोई दिक्कत नहीं, 3 दूना 6, 6 छके 36 और गुणा 7, 7 का गुणा 6 7 42, 42 का 2 होता है हासिल 4 और 7 तिया 21 और 21 और 4 25, तो 252 आपका आंसर आ जाएगा। tan c5 को अगर आप tan c5 भी छोड़ेंगे तब भी आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, 6 मार्क्स या 10 मार्क्स मिलेंगे। अगर इसको ओपन कर दें, टाइम है आपके पास, तो बहुत अच्छी बात रहेगी, बहुत अच्छा रहेगा। 252 एग्जैक्ट आपका इस एक्सपेंशन का मिडिल टर्म, अगर इसको खोलेंगे तो मिडिल टर्म 252 आएगा जी, बस। तो इस प्रकार से इसको समझने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये रिपीट, हर साल लगभग रिपीट होता है स्टूडेंट। ये पिछले जनवरी में विंटर सेमेस्टर में आया था और इस बार भी आपका जनवरी में विंटर सेमेस्टर है स्टूडेंट, तो इस बार भी इसके आने की संभावना बहुत अधिक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इफ ए इज इक्वल टू सेट के अंदर, हाँ समुच्चय के अंदर 2, 3, 4, 2, 3 एंड 2, 3, 4 एक दूसरा सेट उसके अंदर दे रखा है, पूरा सेट, ओके। ऐसे बी में एलिमेंट है 2, 3 और एक एलिमेंट है 2, 3 पूरा एक सेट। देन फाइंड ए माइनस बी और बी माइनस सी। ये दो सेट ए और बी जो दे रखे हैं उसमें ए माइनस बी और बी माइनस ए निकालना है आपको, ओके। हिंदी में भी कुछ नहीं, वही है सेम, कोई दिक्कत नहीं। तो कहने का मतलब ये समुच्चय सेट थ्योरी, समुच्चय सिद्धांत का क्वेश्चन है, सेट करली ब्रैकेट में है, तो ये सेट है और सेट है तो ए में से बी सेट घटाना है और बी में से ए सेट घटाना है। बताओ क्या होगा, हाँ जी, तो बताइए क्या। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा समझने वाली बात होगी। करना क्या है, हमें निकालना है ए माइनस बी। बहुत सिंपल, अगर थोड़ा सा, क्योंकि इसमें गलती होने की संभावना बहुत ज्यादा है, इसलिए जरा आप ध्यान से समझिएगा इसको, ओके। ए माइनस बी निकालना है, मतलब ए में से बी घटाना है, सेट ए से सेट बी को सब्सट्रैक्ट करना है। तो कैसे करेंगे, देखो होता क्या है, जब हम ए में से बी घटाते हैं तो इसका एक सिंपल एक याद रखो
कि a माइनस बी बराबर क्या होता है। a माइनस बी बराबर होता है कि a के वे एलिमेंट जो b में नहीं है, बस ये a माइनस बी होता है। a के वे एलिमेंट जो b में नहीं है उनको लिख दो, वही a माइनस बी है। सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। और b माइनस ए उसका उल्टा हो जाता है कि b के वे एलिमेंट जो a में नहीं है, जो a में नहीं है। एलिमेंट का मतलब जो सेट ए के अंदर जो नंबर लिखे वो एलिमेंट है। जैसे 2 एक एलिमेंट है, 3 भी एक एलिमेंट है, 4 भी एक एलिमेंट है। और ये एक चीज यहां बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक सेट के अंदर 2,3 लिखा हुआ है। एक तो ये पूरा बड़ा सेट है, हाँ? उसके अंदर 2,3 एक सेट है, 2,3 का एक सेट है। लेकिन इस पूरे बड़े सेट के लिए वो एलिमेंट का काम करेगा। ये क्या करेगा काम? एलिमेंट का काम करेगा। आप चाहो तो इस पूरे सेट को आप कोई नाम दे सकते हैं, ए नाम दे सकते हैं, पूरे को ए, हाँ? इसको चाहो तो पूरे को बी नाम दे सकते हैं, और इसको चाहो तो ए नाम, क्योंकि ये ए सेम है, 2,3 तो इसको अगर ए नाम देंगे तो इसकी जगह पे थोड़ी देर के लिए आप ए लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पे भले ये सेट है लेकिन ये काम करेगा इसके लिए एलिमेंट का। इस चीज का ध्यान देना होगा आपको, इस चीज का आपको ध्यान देना होगा। तो इसमें कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5। ये पूरा एक एलिमेंट है, ये भी पूरा एक एलिमेंट, ठीक है। 5 एलिमेंट इसमें है और 1 2 3 एलिमेंट इसमें है। अब a माइनस बी क्या होगा कि a के वह एलिमेंट जो b में नहीं है। तो a के कौन कौन से एलिमेंट है जो b में नहीं, वो यहां लिख दो। 2 b में है क्या? हाँ है, इसको नहीं लिखेंगे। जो b में नहीं है उनको लिखेंगे। 3 b है वहां पे, 4 b में नहीं है, ठीक है, 4 लिख दो यहाँ पे, ठीक है, कॉमा लगा दीजिए। फिर 2,3 मतलब a पूरा मान लो, a उसमें है क्या? हाँ है इसमें, तो इसको भी नहीं लिख सकते हैं, इसको भी नहीं लिख सकते, क्यों? वो लिखने जो b में नहीं है। तो ये देखो, ये b में है क्या? ये भी नहीं, b में पूरा का पूरा सेट b एलिमेंट जो है वो b में नहीं है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं पूरा का पूरा इसको 2, 3, 4। तो ये आपका a माइनस बी हो गया जी। 2 एलिमेंट आ गए इसमें, 4 एक है और एक सेट है इसके अंदर पूरा, वो एलिमेंट का काम करेगा, b मान सकते हैं इसको आप। ये आंसर हो गया आपका, ठीक है जी। एंड अब चाहिए हमें b माइनस ए। b माइनस ए क्या है कि b के वह एलिमेंट जो a में नहीं है। तो b के कौन सा एलिमेंट a में नहीं है? 2 a में है, 3 a में है, 2,3 a में है, a भी है। तो इसका मतलब b का में कोई ऐसा एलिमेंट है ही नहीं जो a में ना हो, तो ये खाली रहेगा। b माइनस ए खाली है, सेट के अंदर कुछ मत रखो, हाँ? या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एम्प्टी सेट बोलते हैं इसको, हाँ? खाली सेट को गोला और उसके डंडा, तो 5 से डिनोट करते हैं इसको, या ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है जी। एम्प्टी सेट बोलते हैं इसको, मतलब उसमें कोई सेट नहीं, ये एलिमेंट नहीं है। तो b माइनस ए तो 5 आया, a माइनस बी आपका ये आ गया। यही दोनों आपके आंसर हो गया, यही आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 6 मार्क्स आपके कंफर्म हो गए। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है। इससे पहले वाला थोड़ा लेंथी था, ये बहुत इजी है थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा यहाँ पे ये ध्यान देने की जरूरत होगी कि जब सेट आएंगे अंदर तो उनको एलिमेंट एज एलिमेंट ट्रीट करना होगा, ठीक है जी, तभी आप सही कर पाएंगे। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, प्रूव दैट sin a minus b upon cos a into cos b plus sin b minus c upon cos b into cos c plus sin c minus a upon cos c into cos c equal to 0। ये सिद्ध करना है कि इसको सॉल्व करके 0 सिद्ध करना है, ठीक है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते करते आपको 0 पे पहुंचना है, राइट हैंड साइड आपकी 0 आनी चाहिए सॉल्व करते करते। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, डिटेल लेक्चर आपका हम बता चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री के। इसके प्लेलिस्ट में जाके आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे सकते हैं और आई बटन में भी आपको लिंक दे देंगे। देखिए अब कैसे करना, ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन प्रूव करने होते हैं तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं, ठीक है। राइट हैंड साइड से भी शुरू करते हैं, लेकिन बड़ी साइड जो होती है उससे शुरू करते हैं मोस्टली हम लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड इसको मान लो, ठीक है। हम यहाँ पे इसी को लेफ्ट हैंड साइड लिख रहे हैं। आप क्या करेंगे, लिखेंगे LHS और तब लिखेंगे LHS इक्वल टू दिस, इसको लिखेंगे, ठीक है जी। और इसको आगे हम आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन था, हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखा और उसके आगे ये लिख दिया, ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करना है, इज इक्वल टू, अब साइन a माइनस बी,
साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए कि साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, ये साइन ए प्लस बी का भी होता है फॉर्मूला और साइन ए माइनस बी का भी होता है। तो क्या होगा बताओ, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, बताओ, पता है आपको? अच्छा नहीं, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ओके, और यहां पे भी सेम यही रहता है, लेकिन प्लस की जगह यहां पे माइनस हो जाता है, क्योंकि यहां प्लस की जगह माइनस है ना। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है जी, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, इसका कोई और शॉर्टकट नहीं है, याद रखने पड़ेंगे आपको, इसीलिए डिटेल लेक्चर में हमने बता रखा है, और वहां पे हमने इसको याद करने का तरीका भी बता रखा है, याद करने का तरीका। ओके, तो यहाँ पे माइनस है सब जगह, तो साइन ए माइनस बी वाला फॉर्मूला ही लगेगा जी, ये वाला लगेगा, इसकी जरूरत नहीं ऊपर वाले की। तो यहां से इज इक्वल टू साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, और अपॉन में यह आ जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी। ठीक है जी, प्लस अब इसको साइन बी माइनस सी। अब साइन बी माइनस सी का फॉर्मूला क्या होगा, बी माइनस सी। तो ए की जगह बी आ गया, ए की जगह पे बी आ गया, और बी की जगह पे सी आ गया, बी की जगह पे सी आ गया, ए की जगह पे बी आ गया और बी की जगह पे सी आ गया। तो ये आपका b माइनस सी का फॉर्मूला हो गया, साइन बी माइनस सी साइन बी कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी, बस साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, हाँ, साइन बी इंटू कॉस सी, यहां पे कॉस सी माइनस कॉस बी इंटू साइन सी। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, अपॉन में ये लिख दीजिए कॉस बी इंटू कॉस सी। ठीक है जी, प्लस इसी प्रकार से आप इसको साइन सी माइनस ए को खोल दीजिए, साइन ए कॉस बी, तो ए की जगह पे क्या है, सी है, और बी की जगह पे साइन ए कॉस बी, मतलब साइन सी कॉस ए माइनस कॉस सी साइन ए कॉस बी और कॉस सी साइन बी। ओके, अपॉन कॉस सी इंटू कॉस ए, जो अपॉन में इसका है वो लिख देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी। अच्छा, अब ये सिंगल पद है और ये ऊपर दो पद है, दो पदों का के बीच में माइनस है, और इन दोनों पदों के अपॉन में ये है, तो इसको दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस अलग अलग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते ना, बिल्कुल कर सकते हैं। इसके अपॉन में इसको करेंगे, हम एक पद आगे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। ठीक है, इसके अपॉन में इसको करना, इसके अपॉन में इसको करना। जब इसके अपॉन में इसको करेंगे तो कटेगा क्या, देखो इसमें से इसमें अपॉन में करेंगे, आप देख रहे होंगे कॉस बी कॉस बी कॉस बी कॉस बी से कॉस बी कट जाएगा ना, बचेगा क्या, साइन ए अपॉन कॉस ए। क्या बचेगा, साइन ए अपॉन कॉस ए। एक स्टेप हम आगे से लिख दे रहे हैं, आप चाहो तो दिस अपॉन दिस पहले अलग अलग काट देना, तब कट करना। ठीक है, तो दिस अपॉन दिस करके हमने इसे काट कर ये बचेगा, फिर माइनस आता है बीच में। अब दिस अपॉन दिस करेंगे तो कॉस ए से कॉस ए कट रहा है, साइन बी बटे कॉस बी बच रहा है। ठीक है जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, फिर बीच में प्लस आ गया। अब इसके अपॉन में ये और इसके अपॉन में ये, इसके अपॉन में ये करेंगे तो कॉस सी से कॉस सी कट रहा है, बचा क्या, साइन बी बटे कॉस बी बच रहा है। ठीक है जी, ओके, फिर माइनस है बीच में, दिस अपॉन दिस करेंगे तो कट क्या रहा है, कॉस बी से कॉस बी कट रहा है। ठीक है, तो साइन सी बटे कॉस सी बच रहा है। ठीक है, साइन सी बटे कॉस सी बच रहा है। ओके, ठीक है, प्लस आगे देखो दिस अपॉन दिस करेंगे तो कॉस से कॉस ए कटेगा, साइन सी बटे कॉस सी आएगा, साइन सी बटे कॉस सी, माइनस दिस अपॉन दिस करेंगे तो कॉस सी से कॉस सी कटेगा, साइन ए बटे कॉस सी आएगा। क्या आएगा, साइन ए बटे कॉस सी आएगा। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ सेम, देखो साइन ए बटे कॉस से प्लस का है, साइन ए बटे कॉस से माइनस का है, तो इन दोनों से एक कट जाएगा, साइन बी कॉस बी माइनस का साइन बी कॉस बी प्लस का, तो इससे ये कट जाएगा, साइन सी कॉस सी माइनस का साइन सी कॉस सी प्लस का, इससे कट जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा 0। और यही आपकी
राइट हैंड साइड थी, तो इसका मतलब आप प्रूव्ड कर चुके हैं इसको, प्रूव्ड। ओके, इस प्रकार से इसको बहुत सिंपल और आपको आसानी से आपके 6 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, इस प्रकार से इसको समझने की कोशिश करिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, और एकांत में जरूर बैठिए। हाँ, एकांत में कॉपी पेन के साथ जरूर बैठिएगा, क्योंकि उससे आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा बनता है, फोकस एक जगह होता है और समझ में बहुत अच्छे से आता है, और फिर आप एग्जाम में बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड आसपास और अपनी बुक्स वगैरह से भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, तो और स्ट्रॉन्ग आपका एग्जाम के लिए हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 4 आयोटा। मतलब 3 + 4 आयोटा का वर्गमूल ज्ञात करना है, वर्गमूल। ठीक है जी, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार रिपीट होता है स्टूडेंट। ये पिछले 1 साल पहले जनवरी के विंटर सेमेस्टर एग्जाम में भी आया था, और 3 महीने पहले भी एक क्वेश्चन पेपर, एक एग्जाम हुआ था, उसमें भी ये आया था। और उसमें उस क्वेश्चन पेपर को हमने 4-5 दिन पहले सॉल्व करवाया है। उसका सेक्शन सी आप देख लीजिएगा, उसमें हमने जो कराया है वो है 5 + 12 आयोटा। हाँ, जो हमने करवाया है 5-6 दिन पहले कि 5 + 12 आयोटा का वर्गमूल निकालना था। ठीक है जी, वहां पे हमने इसको बहुत अच्छे से बता रखा है, सेम यही है, केवल अंतर 5 की जगह 3 है और 12 की जगह 4 है, बस सेम उसी के जैसे आपको करना है। मैं यहां पे इसको समय समय ज्यादा यहां पे नहीं लगाऊंगा इसमें, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, लेकिन करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये खुद आप करिए और हमें कमेंट में बताइए कि इसका आंसर आना चाहिए 2+, हाँ, इसका जो आंसर है ना 3 + 4 आयोटा का स्क्वायर रूट, मतलब वर्गमूल। हाँ, 3 + 4 आयोटा का स्क्वायर रूट पूछा है ना, तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो आना चाहिए आपका प्लस माइनस ब्रैकेट में 2+ आयोटा आना चाहिए, ये आंसर आना चाहिए। ठीक है जी, अगर ये आंसर आ रहा है आपको, इसका मतलब आपने सही क्वेश्चन किया है। और क्वेश्चन नंबर 16 के आगे डिस्क्रिप्शन में इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे रखा है मैंने, वीडियो लेक्चर अलग से, उसको आप देख लीजिएगा, तो ये क्वेश्चन फिर आप आसानी से कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत इस क्वेश्चन को करने में हो रही है तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है इस क्वेश्चन नंबर 16 के आगे, वहां पे जाके इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देख लीजिए, तो आप आसानी से फिर इसको कर पाएंगे। ठीक है जी, तो ये मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सेम उसी के जैसे जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां पे जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, evaluate limit x tends to infinity 9x square minus 2x minus 7/6x square plus 5x plus 1। ठीक है जी, लिमिट का क्वेश्चन है, और लिमिट के डिटेल लेक्चर हमने कुछ टाइम पहले अपलोड किए हैं। आप लिमिट डिफरेंशिएशन के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यहाँ पे डिटेल लेक्चर आपको मिल जाएंगे। इस टाइप का देखो, लिमिट के 5-6 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें एक टाइप ये भी है जब लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी हो और इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी की फॉर्म आए, तो फिर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अब डिटेल तो हमने वहां बता रखा है कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म 8 होती हैं, एक 0/0 होती है, एक इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी, एक 1 की पावर इन्फिनिटी करके ऐसे ऐसे होती हैं। लेकिन अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, ठीक है, सब वो तो चलो डिटेल लेक्चर आपने पढ़े हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो चलो वो अभी छोड़िए उसको। ठीक है, एग्जाम में आपके पास ये क्वेश्चन आता है तो आप कैसे करेंगे। ठीक है जी, अभी तो इंपॉर्टेंट यही है ना हमारा। तो लिमिट वाले क्वेश्चन जब भी सॉल्व करने के लिए आए, सॉरी 5x था ये प्लस 1 था, ओके, तो लिमिट वाले क्वेश्चन जब भी सॉल्व करने के लिए आए तो सबसे पहले हम रफ में देखते हैं, लिमिट लगा के देखते हैं, लिमिट लगा के। x टेंड्स टू इन्फिनिटी का मतलब x की जगह पे इसके अंदर इन्फिनिटी रखते हैं, x की जगह पे इन्फिनिटी। अगर हम यहाँ पे इन्फिनिटी रख दिया, इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी था, इन्फिनिटी गुणा 9 इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी में जो भी जोड़ो घटाओ गुणा करो सारा इन्फिनिटी हो जाता है। ये इन्फिनिटी हो गया तो इसमें जोड़ने घटाने सारा का सारा इन्फिनिटी हो जाएगा। यहाँ x की जगह इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी इंटू 6 इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी में कितनी भी पावर पर इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी में कितने का भी गुणा करो इन्फिनिटी होता है, जोड़ो घटाओ जो भी करना आएगा इन्फिनिटी ही। कहने का मतलब यह है कि अगर x की जगह इन्फिनिटी रखते हैं तो ऊपर पूरा इनफाइनाइट हो जाता है, नीचे भी इनफाइनाइट। मतलब
इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट की फॉर्म आती है। अगर ये फॉर्म आ रही है इसका मतलब ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है। आपको पता होना चाहिए 7 या 8 इंडिटरमिनेट फॉर्म जो हमने बता रखी डिटेल लेक्चर में, उसमें से एक फॉर्म अगर ये आ जाए तो समझो कि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म आ चुकी है। तो पहले हमें इनडिटरमिनेट फॉर्म रिमूव करनी पड़ती है, तब जाके आप लिमिट एक्स की जगह इन्फिनिटी रख सकते हैं। अगर आपने डायरेक्ट रख दिया तो इन्फिनिटी ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है। ये आंसर इज नॉट यूनिक, इसका आंसर यूनिक नहीं है तो ये आंसर नहीं होगा। तो पहले इनडिटरमिनेट फॉर्म अगर आए तो पहले उसको हटाओ। उसको कैसे हटाएंगे देखिएगा। उसको हटाने के 4-5 टाइप हमने बताए, एक टाइप ये भी है, ठीक है जी। उसको हटाने का एक टाइप ये भी है। क्या टाइप है देखिएगा, इसको हम 2 मेथड से बताएंगे आपको, ठीक है। पहला मेथड ये है कि जब इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी की फॉर्म आए तो हम क्या करते हैं कि जो ऊपर वाले अंश का जो एक्स की सबसे मैक्सिमम पावर है उससे ऊपर वाले को भाग दे दो और उसी से नीचे वाले को भाग दे दो। ऊपर मैक्सिमम पावर क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर से अंश को भाग दे दो और एक्स स्क्वायर से ही हर को भी भाग दे दो। सेम से देंगे ना भाग, तभी तो बैलेंस बनेगा, है ना। सेम से भाग देंगे। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि दूसरे तरीके से इसको ऐसा भी समझा सकते हैं कि ऊपर वाले में जो मैक्सिमम पावर है उसको कॉमन ले लो। मतलब एक्स स्क्वायर है मैक्सिमम पावर एक्स की, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो। नीचे से भी एक्स स्क्वायर मैक्सिमम, तो उसको भी कॉमन ले लो। एक तरीका ये भी है। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर फिर कट जाता है, ठीक है ना, ऐसा कर सकते हैं। और सेम पावर है तो उस मैक्सिमम पावर सेम है दोनों के ऊपर नीचे, तो उससे डिवाइड कर दो, अंश को भी हर को भी। एक्स स्क्वायर यहाँ पे मैक्सिमम पावर एक्स स्क्वायर है, नीचे भी मैक्सिमम पावर एक्स स्क्वायर है, तो सेम पावर अगर है ऊपर नीचे मैक्सिमम वाली तो उससे डिवाइड कर दो दोनों को, अंश को भी हर को भी, तो वो ज्यादा बेटर है। लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी वो हम क्यों कर रहे हैं वो आप आगे देख लीजिएगा, पता चल जाएगा क्यों कर रहे हैं। इसमें मैक्सिमम पावर एक्स स्क्वायर है, नीचे पे मैक्सिमम पावर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को अंश तथा हर एक्स स्क्वायर से अंश तथा हर डिवाइड करने पर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड करने पर एक्स स्क्वायर को इससे डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 9 बचेगा ना बस, है ना। माइनस 2x को डिवाइड करेंगे इसके बटे एक्स स्क्वायर लिखो जरा, एक्स से एक्स कट जाएगा तो -2 बटे एक्स आएगा कि नहीं आएगा, ओके। माइनस इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 7 बटे एक्स आएगा, सॉरी 7 बटे एक्स स्क्वायर आएगा, ओके। अपॉन अब एक्स स्क्वायर को इससे डिवाइड करो, एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड करो, इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ 6 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे प्लस का 5 अपॉन एक्स आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा। समझ गए बात को, ओके, समझ गए, बहुत अच्छा, समझ गए तो बहुत अच्छा है भैया, है ना। अब आप एक्स अब लिमिट लगा दो, मतलब एक्स की जगह इनफाइनाइट रख दो। अब इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आनी चाहिए। अब देखो 9 माइनस लिमिट लगाने का मतलब एक्स की जगह इनफाइनाइट रख दो बस, और लिमिट हट जाएगी। 2 अपॉन इनफाइनाइट -7 अपॉन इनफाइनाइट का स्क्वायर इनफाइनाइट ही होता है, अपॉन एक्स की जगह इनफाइनाइट रखना बस, है ना। 6 + 5 अपॉन इनफाइनाइट प्लस 1 अपॉन इनफाइनाइट का स्क्वायर इनफाइनाइट होता है, इज इक्वल टू 9। देखो 9 माइनस 2 बटे इनफाइनाइट, देखो ऊपर कोई सा भी नंबर हो, 200 4 500 जितना भी हो, मतलब कोई भी नंबर हो, अगर नीचे इनफाइनाइट है तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है। अगर ऊपर इनफाइनाइट नीचे कोई सा भी नंबर हो तो उसकी वैल्यू हमेशा इनफाइनाइट होती है। याद रखना इस चीज को, हाँ। एक एक जो मैं बोलता हूं उसके एक एक शब्द पे गौर किया करो, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो -0 अपॉन 6 प्लस यहाँ पे भी 0 प्लस ये भी 0, तो बचा क्या, 9 ऊपर बचा, 6 नीचे बचा, और 3 से काटेंगे, 3 3 9 3 2 6, 3/2 आपका आंसर आ गया जी, 3/2 आपका आंसर आ गया जी, ठीक है जी। तो इसलिए हमने एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया क्योंकि उससे हमारे इनडिटरमिनेट फॉर्म रिमूव हो गई थी, और रिमूव होने पे हमने लिमिट लगा दी सीधे, और 3/2 आपका आंसर आ गया। तो इस लिमिट को सॉल्व करने के बाद, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर क्या आया, 3/2 आया। अब हम सेकंड मेथड से बताते हैं। सेकंड मेथड आप तभी कर सकते हैं अगर आपको डिफरेंशिएशन पता हो। सेकंड मेथड से आप तभी कर सकते हैं अगर आपको डिफरेंशिएशन करना आता हो, ठीक है जी। डिफरेंशिएशन अगर आता है तो फिर सेकंड मेथड ज्यादा बेटर है, ठीक है जी। तो इसमें एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल लगाने पर, एल हॉस्पिटल रूल लगाओ इसमें, लिमिट
एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, एल हॉस्पिटल रूल होता है, और एल हॉस्पिटल रूल लगता है जब 0/0 की फॉर्म हो या इनफाइनाइट की फॉर्म हो। इन दो में एल हॉस्पिटल रूल लगता है, अन्य में नहीं लगता है। ठीक है जी, जब इन दो में से एक फॉर्म अगर आपके पास आ जाए लिमिट में, तो इस एल हॉस्पिटल रूल को आप लगा सकते हैं। सबसे सिंपल है, अगर डिफरेंशिएशन आता है तो। ओके, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, एल हॉस्पिटल रूल लगाने पर, तो एल हॉस्पिटल रूल लगाने का मतलब होता है कि अंश का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स और हर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स अलग अलग करो। समझ के बात को, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिनोमिनेटर का डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स अलग अलग करो। तो इसका डिफरेंस 9x² - 2x - 7 का डिफरेंशिएशन करो जरा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो 9 तो कांस्टेंट है, x² का डिफरेंस 2 आगे आ जाता है, और 1 कम हो जाती है, तो 2 आगे आ जाता है, 2x हो जाता है, और 9 गुणा 2 और x, 9 दूना 18x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 18x। ठीक है जी, -2 कांस्टेंट है, x का डिफरेंशियल 1 होता है, तो ये 2 बचेगा, माइनस का 2 प्लस -7 कांस्टेंट राशि, कांस्टेंट राशि का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है जी, ये पता होना चाहिए आपको। अब यहां पे चलो 6x² का 2x, 6 आ गया, 6 दूना 12x हो जाएगा। ठीक है जी, प्लस x का कांस्टेंट 5 बचेगा, प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। ठीक है जी, अच्छा अब देखिए आगे बचा क्या, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट। अच्छा, अभी भी अगर आप x की जगह इन्फिनाइट रखते हैं तो इनफाइनाइट की फॉर्म आ रही है, अभी भी आ रही है। तो जब तक इनडिटरमिनेट फॉर्म रिमूव नहीं हो जाती है, तब तक आप अंश का डिफरेंशिएशन अलग और हर का डिफरेंशिएशन अलग अलग कर सकते हैं। तो इनफाइनाइट की कंडीशन आ रही, तो एक बार फिर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा भैया, है ना। तो 18x, x एक सिंगल है, पावर नहीं इसमें, तो x का डिफरेंस 1 होता है, तो 18 बचेगा यहाँ पे 18, और ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंस 0, ये तो 0 भी कांस्टेंट 0, पूरा 0 हो गया, छोड़ो इसको, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, अपॉन 12x का डिफरेंशिएशन 12 होगा, क्योंकि x का तो 1 हो जाता है, 12 बचेगा जी। ठीक है जी, अच्छा अब आप लिमिट लगा दो, x की जगह इनफाइनाइट रख के देखो, x है ही नहीं तो इनफाइनाइट कहां रखना, नहीं रखना चाहिए। मीन्स इसका मतलब ये हो कि 18/12 आपका आंसर आ गया, और इसको 3 6 3 18 और 6 दूना 12, 3/2 आपका आंसर आ गया जी। यहाँ देखो, यहाँ पे भी 3/2 आए, यहाँ पे भी 3/2 आए, कोई दिक्कत नहीं जी। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप 2 मेथड से कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके डिटेल लेक्चर डिफरेंशिएशन की प्लेलिस्ट में जाओ, या क्वेश्चन नंबर 17 के आगे नीचे लिंक दिया हुआ उसमें जाओ, वहां जाके आप लिमिट के हर क्वेश्चन को समझ सकते हैं, और हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप अपनी बुक से भी करिएगा साथ साथ में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व y = x³ - 3x एट पॉइंट 2,3। मतलब वक्र y = x³ - 3x के बिंदु 2,2 पर स्पर्श रेखा और अभिलंब रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। स्पर्श रेखा, टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा, और अभिलंब मतलब नॉर्मल, मतलब अभिलंब की समीकरण बतानी है, निकालनी है आपको। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आपके एग्जाम में ये रिपीट होता है। अच्छा देखिए, ये कर्व दे रखा, कर्व मतलब y = x³ - 3x कोई वक्र है, मान लीजिए उसका ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें, तो उसका ग्राफ ये है, मान लीजिए। ठीक है जी, ये ग्राफ किसका है? इसका है, y = x³ - 3x का। ठीक है जी, इस पर कोई पॉइंट, मान लीजिए ये पॉइंट P है, इस पे P पॉइंट है, और P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है आपके ये वाला 2,2, ये पॉइंट P है। इस कर्व पर एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट 2,2 है, और इससे होकर जाने वाली जो लाइन होती है उसी को इस वक्र की स्पर्श रेखा या टेंजेंट कहते हैं। इससे टच होती हुई, इस पॉइंट से होकर और इस वक्र से टच होती हुई जो लाइन जाती है ना, उसको स्पर्श करती है, स्पर्श रेखा या टेंजेंट कहते हैं इसको, टेंजेंट। इस टेंजेंट की, इस जो टेंजेंट वाली जो रेखा है, इसकी इक्वेशन निकालनी है आपको। और टेंजेंट एक सीधी रेखा होती है, एक लाइन होती है, और रेखा की जो जनरल समीकरण होती है वो ax + by + c = 0 के टाइप की होती है। मतलब 2 चर वाली रैखिक समीकरण होती है, 2 चर वाली रैखिक समीकरण।
एक्स और वाई दो चर हो गए और एक्स की पावर भी 1 और वाई की पावर भी 1, तो दो चर वाली रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन होती है। ठीक है, दो वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन होती है। तो इसका जो आंसर आना चाहिए वो दो वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन आना चाहिए। ठीक है जी। अब इस स्पर्श रेखा की इक्वेशन निकालनी है और दूसरा नॉर्मल की इक्वेशन हम बाद में बताएंगे। हाँ, अभी इसको समझो। अच्छा, इसकी इक्वेशन कैसे निकलेगी? तो स्पर्श रेखा या टेंजेंट की जो इक्वेशन होती है ना, वो होती है y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। ये होती है, आपको याद रखनी पड़ेगी। डिटेल लेक्चर आप जाके डिफरेंशिएशन के डिटेल लेक्चर में देख सकते हैं। y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है, ये स्पर्श रेखा की इक्वेशन होती है, याद रखनी पड़ेगी आपको। क्यों होती है, क्या होती है, कैसे होती है, ये डिटेल लेक्चर में जाके देख सकते हैं। यहां पे आपको याद रखना है, बस कुछ नहीं करना। y माइनस y और x फिक्स रहते हैं, वेरिएबल हैं। x1 और y1 क्या है? ये है, ये जो पॉइंट, जिस पॉइंट से होकर वो स्पर्श रेखा जा रही है वो x1, और पहला वाला पॉइंट x1 होता है, दूसरा वाला पॉइंट y1 होता है। तो x1 की जगह 2 रखेंगे, y1 की जगह क्या रखेंगे? 2 ही रखेंगे। अब आता है m होता है स्पर्श रेखा की ढाल, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट m बराबर एक तो होता है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। ये फॉर्मूला भी होता है स्लोप निकालने का। हाँ, ये तब होता है जब लाइन पे दो बिंदु दे रखे हो। इस लाइन पे, स्पर्श रेखा पे दो बिंदु हैं, लेकिन यहाँ पे तो एक ही बिंदु है, तो फिर स्लोप कैसे निकलेगा? तो तब दूसरा स्लोप निकालने का दूसरा फॉर्मूला है m बराबर, जब इस वक्र की इक्वेशन दे रखी है और वक्र पर एक पॉइंट भी दे रखा है, तब m निकालने का तरीका होता है dy बटे dx निकालो और उसकी जगह पे x1 y1 का मान रख दो। मतलब यहाँ इस जो वक्र की इक्वेशन दे रखी है ना, इसका डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बटे dx आएगा, और उसमें जो dy बटे dx आएगा उसमें x1 की जगह 2 और y1 की जगह 2 रख देना, तो m निकल जाएगा। तो एक तरीके, तो m निकल गया, ये रहता है, इसमें रख दो, बस बात खत्म। ठीक है जी, ये मैं प्रोसेस बता चुका। अब देखो कैसे करना है ना, सॉल्यूशन देखो। अब आपको जो आपको आंसर शीट मिली है उस पे आपको इसको कैसे उतारना है। पहले तो आपको दिमाग में खाका बन गया, ऐसे ऐसे करना है। अब क्वेश्चन आंसर शीट पे इसको कैसे उतारना है। ठीक है जी। अच्छा, तो देखेंगे गिवन वक्र इज y इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x। ठीक है जी। अब इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो। y का डिफरेंस विद रिस्पेक्ट dy बटे dx इज इक्वल टू एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 3 आगे आता है, एक पावर कम हो जाता है, तो 3x करोगे ना। डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए कि भाई डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। ठीक है जी। माइनस 3x का 1 होता है, तो 3 बच जाएगा। ठीक है, ये होगी। अच्छा, अब देयरफॉर m इज इक्वल टू हाँ स्लोप ऑफ टेंजेंट, m क्या होगा? dy बटे dx एट पॉइंट 2,2 2,2 पर dy बटे dx की वैल्यू, मतलब क्योंकि इस पॉइंट पर निकालना तो वही m होगा आपका। इस लाइन का स्लोप m बराबर ये होगा। तो 2,2 का मतलब जो dy बटे dx आया है उसमें x की जगह 2 रख दो और y की जगह भी 2 रख दो, क्योंकि x भी 2 y भी 2। हाँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे 3 इंटू एक्स की जगह पे 2 का स्क्वायर माइनस 3, y तो है नहीं, तो y के जगह रखने की जरूरत ही नहीं। तो ये हो गया आपका 2 दूना 4 और 4 दिए 12 माइनस 3 इज इक्वल टू 9। तो m स्लोप, जो इसका लाइन का स्लोप है भैया, वो 9 आया है। ठीक है जी। अब जब इस लाइन का स्लोप m 9 आ गया, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, तो इस स्पर्श रेखा की इक्वेशन क्या होगी? वो होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है जी। एम्प्लाइज y माइनस y1, देखो x1 की जगह बिंदु आपको दे रखा है सॉरी 2 और 2,2, तो x1 की जगह 2, y1 की जगह 2, तो y माइनस y1 की जगह 2 इज इक्वल टू m की जगह पे 9 और x माइनस x1 की जगह पे 2 है ना, 2 है। ठीक, बस आंसर आ गया। आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई करो, चाहो तो यहीं पे छोड़ दो। y माइनस 2, 9 का अंदर गुणा करो तो 9x माइनस 18। ठीक है जी। एम्प्लाइज, अब इसको दिख रहा है, ओके ठीक है, इस पूरे को उधर ले जाओ तो 9x तो पहले से था उधर, y उधर जाएगा तो माइनस का y हो जाएगा, और माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, और माइनस का 18 है तो माइनस का 16 रहेगा। ठीक है जी। इज इक्वल टू इधर 0 बचा, तो ये आपका आंसर आ गया।
आंसर ये है स्पर्श रेखा की इक्वेशन 9x माइनस वाई माइनस 16। जनरल मैंने कहा ना कि दो वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन आनी चाहिए आंसर, और दो वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन आंसर है। तो जो ये स्पर्श रेखा है ना, इसका जो इक्वेशन है वो है 9x माइनस वाई माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, सॉरी वाई, यहां वाई है 9x माइनस वाई माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ये इस स्पर्श रेखा की इक्वेशन आ गई जो आपको निकालनी थी। ठीक है जी, अब हमें चाहिए अभिलंब, सॉरी नॉर्मल। हाँ, नॉर्मल मतलब हिंदी में अभिलंब कहते हैं। तो अभिलंब की इक्वेशन क्या होगी जी? ठीक है जी, अब देखो जरा अभिलंब की इक्वेशन क्या होगी। तो अभिलंब जो होता है, देखो ये तो स्पर्श रेखा है जो स्पर्श करती हुई जा रही है और 2 पॉइंट से होकर जा रही है, वो स्पर्श रेखा या टेंजेंट है। नॉर्मल क्या होता है या अभिलंब क्या होता है? अभिलंब या नॉर्मल होता है वो इस स्पर्श रेखा के परपेंडिकुलर और इस पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन। क्या बोला मैंने? ध्यान से टक टक करके 10 सेकंड पीछे आओ, जो मैंने बोला वही है। हाँ, ये आपका नॉर्मल हो गया। मतलब ये जो स्पर्श रेखा है इसके परपेंडिकुलर मतलब इन दोनों रेखाओं के 90 डिग्री कोण बनेगा और पी पॉइंट से होकर जा रहा है। तो जो पी पॉइंट से होकर जाए और स्पर्श रेखा के परपेंडिकुलर हो उसको नॉर्मल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? नॉर्मल ऑफ द कर्व कहते हैं। ठीक है, अब इस नॉर्मल की इक्वेशन भी, क्योंकि ये नॉर्मल जो है वो भी एक लाइन है और लाइन की इक्वेशन आपको पता है x प्लस बी वाई प्लस सी, दो वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन होती है। तो वो भी इसी प्रकार से कुछ निकलेगी जिस प्रकार से निकली है। अब इसके लिए क्या होगा? इसकी इक्वेशन क्या होती है? इसकी इक्वेशन होती है y माइनस वाई वन बराबर -1 अपॉन m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है जी, बस ये होती है। वहां पे क्या था? वहां पे था y माइनस वाई इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। देखो और सेम है, केवल m की जगह पे -1 अपॉन m आया है बस। नॉर्मल की इक्वेशन में क्या है कि जो भी आपका स्लोप निकलेगा उसको अपॉन में रखना है, आगे माइनस लगाना है। ठीक है, बस नॉर्मल की इक्वेशन ये होती है। क्योंकि नॉर्मल और टेंजेंट में जो स्लोप होते हैं उनके बीच में जो है रिलेशन होता है एक m1 इंटू m2 बराबर -1, क्योंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं ना। परपेंडिकुलर की एक कंडीशन भी हमने डिटेल लेक्चर में बता रखी है, m1 m2 इज इक्वल टू -1। ये भी बहुत बार पूछा जाता है 2 मार्क्स का कि परपेंडिकुलर, दो लाइन के परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है? m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू -1। ओके, तो इसको ऐसे समझेंगे। ठीक है जी, अब हमें नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी, तो इससे आगे चलेंगे हम। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज y माइनस वाई वन इज इक्वल टू -1 अपॉन m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है जी, एम्प्लाइज y माइनस वाई वन, y1 तो वही है, पॉइंट तो वही है 2 इज इक्वल टू -1 अपॉन m की जगह 9 आ जाएगा, है ना, 9 था, और x माइनस x1 की जगह 2 है। तो बस इसको सिंप्लीफाई करिए भैया, बस कुछ नहीं करना। एम्प्लाइज 9 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो 9y माइनस 18 इज इक्वल टू माइनस का मल्टीप्लाई अंदर कर दो, माइनस का x माइनस प्लस का 2। ठीक है जी, और ये सारा इधर लेके आओ, तो माइनस का इसकी इधर है, प्लस का x हो जाएगा, क्योंकि इसको इधर ला रहे हैं हम, यहां हमने उधर लेंगे क्योंकि x ऑलरेडी प्लस का था, तो जो माइनस का है उसको दूसरी साइड ले जाए तो प्लस हो जाता है। प्लस में ज्यादा अच्छा लगता है, x वाला आगे रखते हैं इसलिए प्लस का ही बनाना चीज को। तो माइनस का x आगे लाएंगे तो प्लस का x हो जाएगा, और प्लस का 9y इधर ऑलरेडी है, और माइनस का 2 इधर आएगा तो सॉरी प्लस का 2 इधर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 18 ऑलरेडी है तो माइनस का 20 हो जाएगा। ठीक है जी, तो x प्लस 9y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये आपका नॉर्मल की इक्वेशन हो गई, अभिलंब की इक्वेशन। ठीक है जी, तो इस नॉर्मल की जो इक्वेशन आई है भैया वो आई है x प्लस 9y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ओके, तो इस प्रकार से क्वेश्चन 18 भी हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे से इसको कर लीजिएगा। अब बचता है सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, इफ y इज इक्वल टू x अपॉन x प्लस 5 देन प्रूव दैट x इंटू डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू y इंटू 1 माइनस वाई, ब्रैकेट के अंदर। ओके, ये प्रूव करना। गिवन आपको फंक्शन ये दे रखा है और सिद्ध आपको ये करना है। ठीक है जी, डिफरेंस डी वाई बटे डी एक्स मतलब डिफरेंशिएशन है, तो डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन ये है। ठीक है जी, डिटेल लेक्चर के लिए आप डिफरेंशिएशन के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कैसे करना है ये देखिएगा। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप अच्छे से समझने की कोशिश करना। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन में और आपके लिए होमवर्क के लिए भी दे दूंगा, वो इस
से ही मिलता जुलता क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं आपके एग्जाम में। अब देखिए गिवन दैट आपको क्या दिया हुआ है वो लिख दीजिए। गिवन दैट सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिख दीजिए, वो है y इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 5। ठीक है जी, हमें प्रूफ ये करना है, मतलब जो प्रूफ करना है उसमें dy बटे dx। इसका मतलब हम ऐसा करते हैं कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब विद रिस्पेक्ट, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं नीचे आता है, जिसका करते हैं वो ऊपर आता है। तो y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो dy बटे dx आएगा यहाँ पे, क्योंकि हमें चाहिए। ओके, तो कर देते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dy बटे dx होता है। जिसको डिफरेंशिएशन बिल्कुल नहीं आता वो डिटेल लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, dy बटे dx। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं ध्यान दीजिएगा। अंश और हर, जब अंश और हर के फॉर्म में हो और उसका डिफरेंशिएशन करना हो तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। मान लीजिए अंश को हम चलो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, हाँ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, हाँ इसका डिफरेंशिएशन करना के लिए अगर आए तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है हर मतलब चलो हर हम डिनोमिनेटर, हर मतलब डिनोमिनेटर, अंश मतलब न्यूमरेटर। ठीक है जी, तो हर इंटू अंश का डिफरेंशिएशन मतलब अंश का डिफरेंशिएशन मतलब न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करो। ठीक है जी, हर को एज इट इज लिखो और अंश को का डिफरेंशिएशन करो, फिर बीच में माइनस अंश, अंश मतलब न्यूमरेटर इनटू हर का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx और हर मतलब डिनोमिनेटर अपॉन हर का स्क्वायर, जो हर आपको डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर। ये फॉर्मूला इसका है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और जब मल्टीप्लाई में होता है तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन होता है जी। मान लीजिए फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन है और उसका डिफरेंशिएशन, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो हम लिखते हैं फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तब ये वाला फॉर्मूला आता है। तो मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला और डिवीजन वाला फॉर्मूला डिफरेंशिएशन के लिए याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, डिटेल लेक्चर वहां पे जाके देख लीजिएगा। तो अंश मतलब सबसे पहले नीचे वाला लिखते हैं x प्लस 5 इंटू हर का डिफरेंस, x का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है जी, तो सीधा हम डिफरेंशिएशन लिखे सीधे 1 लिख देते हैं। ठीक है जी, फिर बीच में माइनस का चिन्ह आता है, फिर अंश लिखा जाता है, अंश मतलब x, और हर का डिफरेंशिएशन मतलब हर का डिफरेंशिएशन क्या, हर ये है x का डिफरेंस 1 होता है, 5 का 0 होता है, तो वो इसका 1 आ गया जी। ठीक है जी, 1 आ गया अपॉन हर का स्क्वायर मतलब x प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है जी, अच्छा ये हो गया आपका फाइनली x इंटू 1 x होता है और x प्लस 5 यहां बचेगा, माइनस x यहां बचेगा, माइनस x करते 5 बचेगा ऊपर, तो 5 बटे x प्लस 5 का स्क्वायर। ओके, अब हमें जो प्रूफ करना है उसमें dy बटे dx के साथ x है तो x का मल्टीप्लाई करके देखो। ठीक है जी, बोथ साइड x का मल्टीप्लाई करें, अगर dy बटे dx बराबर ये है तो x इंटू dy बटे dx बराबर क्या होगा, x इंटू dy, क्योंकि हमें dy जो प्रूफ करना है उसमें dy बटे dx का मल्टीप्लाई में x है तो हमने x का मल्टीप्लाई करा इसमें, तो इस चीज में करा तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, x और आ जाएगा ना, 5x बटे x प्लस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, अब देखो x का मल्टीप्लाई करने पे हमें ये मिलना चाहिए था जी, लेकिन ये तो नहीं मिल रहा है, तो क्या करें, x y की जगह हाँ इसको अलग अलग कर सकते हैं। फिर तो इसको ऐसा हमें बनाना है, लेकिन ये हम ऐसे बना नहीं सकते, तो ऐसा करते हैं कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है ना, लेफ्ट हैंड साइड हमारी ये आई है, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है जी, ये सॉल्व करते करते लेफ्ट हैंड साइड इतना आया। ठीक है जी, लेफ्ट साइड इतना है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो ये आया, राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं जरा, या फिर ठीक है, एंड राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड की वैल्यू भी अगर यही आएगी तो समझो कि प्रूफ हो गया, है ना। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हमें लाना होता है तो हम सिद्ध कर देते हैं, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू तो आई है ये वाली x इंटू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ना, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स बढ़ गया, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड y इंटू 1 माइनस वाई की वैल्यू निकालनी है, वो भी अगर ये आ गई तो समझो कि बराबर, मतलब प्रूफ हो गया। y राइट हैंड साइड y इंटू वाई माइनस 1, y की जगह पे आप लिख सकते हैं x अपॉन x प्लस 5,
ब्रैकेट में 1 माइनस वाई, वाई की जगह फिर से वही x अपॉन एक्स प्लस 5, ठीक है जी, इज इक्वल टू x अपॉन एक्स प्लस 5 तो अपनी जगह पे है, ब्रैकेट में इसको सिंप्लीफाई करो, x प्लस 5 का मल्टीप्लाई यहां होगा और फिर माइनस एक्स होगा, x प्लस 5 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 5, ठीक है जी, माइनस एक्स प्लस कट गया तो बचा क्या ऊपर 5 बटे एक्स प्लस 5 बचा, और 5 बटे एक्स प्लस 5 और x अपॉन एक्स प्लस 5 दोनों को मल्टीप्लाई करो तो x इंटू 5 5x हो जाएगा, अपॉन एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है जी। अब देखो आप देख रहे होंगे कि राइट हैंड साइड ये आई है और लेफ्ट हैंड साइड भी ये आ गई, सेम बराबर है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों चीजें बराबर आ गई है, ठीक है जी। दोनों का मान, इसका मान भी हमें क्या मिला, इसका मान भी हमें 5 सॉल्व करते करते 5x अपॉन एक्स प्लस 5 का स्क्वायर, और इसका भी यही मिला, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और जब दोनों बराबर हो गए तो प्रूफ हो गया, ठीक है जी। हाँ, तो चूंकि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 5x अपॉन एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर, देन प्रूफ दैट, तो ये प्रूफ हो गया, ठीक है जी। तो इस प्रकार से इसको प्रूफ आप कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन था। अब सेक्शन सी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, क्योंकि 1 घंटा लगभग होने को है, तो आप भी थक जाते हैं और हम तो थकते ही हैं आप तो थके ना थके, लेकिन हमें तो थकना ही हो जाता है। तो सेक्शन सी नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताते हैं, और इनको बहुत अच्छे से आप करिएगा, क्योंकि इससे मिलते जुलते क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आएंगे। और स्टूडेंट लाइक जरूर करिए, और अपने नियर एंड डियर जूनियर फ्रेंड्स को शेयर करिए वीडियो, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आने वाले लेक्चर या वीडियो लेक्चर आपको आसानी से जल्दी मिल जाए। ओके, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।